पिछले भाग में आप सबने सुना कि विमला जी अपने पति को जान से मार देती है। कानून को हाथ में लेने के अपराध में उसे 4 साल की सजा हो जाती है। इस समय राम दुलारी दादी ने उसके बच्चों का ख्याल रखा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। अब आगे। कैसी बातें करती हो? मैंने कभी तुम्हारे बच्चे को पराया समझा है क्या? वैसे भी मैं अकेली औरत हूँ, मेरा तो आगे पीछे कोई भी नहीं है। भगवान ने एक नेक काम करने का अवसर दिया है, मैं उसे जरूर पूरा करूँगी। राम दुलारी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। पुलिस की गाड़ी विमला जी को लेकर जा चुकी थी। राम दुलारी भारी मन से घर लौट आई थी। अब इन सारे बच्चों की माँ वही थी। निक्की अभी तक अपने साथ हुए हादसे से उबर नहीं पाई थी, लेकिन राम दुलारी दादी के प्यार और देखभाल की वजह से धीरे धीरे वे सामान्य होने लगी थी। सबसे अच्छी बात तो यह थी कि सारे मोहल्ले के लोगों को इन बच्चों से सहानुभूति थी। ज़्यादातर लोग तो पहले ही किशन के शराब और गलत हरकत के कारण चिढ़े रहते थे, और बहुत से लोग ऐसे भी थे जो इस घटना को देखने के बाद कोशिश कर रहे थे कि वे शराब पीना छोड़ दे। राम दुलारी तो वैसे भी लोगों की मालिश वगैरह का काम करती थी। कुछ दिनों के बाद उसने निक्की और बच्चों के सहयोग से किशन के परचून की दुकान को फिर से खोला, और साफ सफाई करने के बाद वह उस दुकान को चलाने लगी, जिससे धीरे धीरे रोजी रोटी की व्यवस्था हो गई। स्कूल से लौटकर आने के बाद सोनू भी दुकान संभालने में मदद कर देता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और ये 4 साल भी गुजर गए। विमला जी रिहा होकर घर वापस आ चुकी थी। इतने सालों के बाद अपने बच्चों को देखकर वह खुशी से रो पड़ी थी। उसके छोटे बच्चे तो उसे लगभग भूल ही चुके थे। उसने राम दुलारी का दिल से धन्यवाद किया। फिर वे दोनों माँ बेटी की तरह एक साथ रहते हुए दुकान चलाने लगी, और इस तरह किशन के मरने से उसके बच्चों का भविष्य सुधर गया। अपने साथ हुए हादसे के कारण निक्की के मन में जो डर बैठा था, उस वजह से वह काफ़ी सालों तक बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाई, लेकिन उसने घर से ही अपनी पढ़ाई पूरी की। अब उसकी माँ को निक्की की शादी की फिक्र होने लगी थी, लेकिन उसने देखा उसकी परचून की दुकान को उसके बच्चे चला रहे हैं। निक्की भी धीरे धीरे हादसे से उबर रही थी और साथ में अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रही थी। निक्की ने 10वीं की परीक्षा अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण कर ली थी। वह आगे पढ़ना चाहती थी और विमला जी को अब उसके ब्याह की चिंता सता रही थी, लेकिन निक्की ने कड़े शब्दों में अपनी शादी के लिए मना कर दिया और प्राइवेट तौर पर इंटर की परीक्षा की तैयारी करने लगी। इस तरह वह दुकान भी चला ले रही थी और अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। सारे लोग उसकी हिम्मत की दाद देते थे। निक्की नहीं चाहती थी कि जैसे उसकी ज़िंदगी तबाह हुई, उसके छोटे भाई बहनों की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाए। वो अपने भाई बहनों को पढ़ा लिखा कर एक सभ्य और शिक्षित इंसान बनाना चाह रही थी। खास तौर से अपनी बहन छोटी को इस लायक बना देना चाहती थी कि आने वाले वक्त में वह हर तरह की मुसीबतों का सामना कर सके और उसे किसी पर आश्रित ना होना पड़े। विमला जी के जेल से वापस आ जाने के बाद उसने घर और बच्चों को अच्छी तरह संभाल लिया था, जिससे कि निक्की को अपनी पढ़ाई और बिजनेस के लिए काफ़ी समय मिल जाता था। वक्त बीतता रहा। निक्की ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। छोटी भी 11वीं में थी। बेशक निक्की के साथ हुए हादसों को सालों बीत गए थे, लेकिन निक्की अब अकेली होती तो उसे वह घटना आज भी उसकी आंखों के आगे तैरने लगती। कई बार रातों को घबरा कर वह चीख पड़ती थी। सभी लोग उसके मन की हालत समझते थे, लेकिन उस हादसे को भुला पाना किसी के बस की बात नहीं थी। विमला जी ने फिर से उसे शादी के लिए कहा, लेकिन उसने इस बार भी मना कर दिया। देखो माँ, मैं शादी करके किसी लड़के की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं इस बात को अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं उसे कभी खुश नहीं कर पाऊँगी। और दूसरी बात यह है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी जैसी घटना फिर किसी लड़की के साथ दोहराई जाए। इसीलिए मैं अपने आसपास के हर लड़कियों को शिक्षित और मजबूत करना चाहूँगी। उसकी बात सुनकर उसकी माँ खामोश रह जाती और इसी तरह दिन गुजरते गए।
इधर पायल को अपने पिता के ऑफिस में नौकरी मिल गई थी। डॉक्टर शिल्पी की दवाइयों और उसके प्रोत्साहन की वजह से धीरे धीरे पायल का खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया था और वह ठीक होने लगी थी। बेटी की ऐसी वीरान जिंदगी देखकर नीलिमा जी को बहुत दुख भी होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती है। दूसरी ओर राज अभी भी पायल से बहुत प्यार करता था। वह उसे भूल नहीं पा रहा था। राज की माँ उसकी दूसरी शादी के लिए लड़कियां देखना भी शुरू कर चुकी थी। आज भी राज की माँ किसी लड़की की फोटो लेकर राज को दिखाने की कोशिश कर रही थी और राज उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। यह सब देखकर राज के पिता ने कहा, बिना तलाक के दूसरी शादी करना अपराध है, और फिर जब तुम्हारा बेटा ही दूसरी शादी नहीं करना चाहता है तो क्यों उसके पीछे पड़ी हो? क्या मैं अपने बेटे की दुश्मन हूँ? अरे उस कलमुही को गए सालों बीत चुके हैं। एक बार तो मेरे बेटे की जिंदगी खराब हो ही चुकी है, अब दूसरी बार मैं अच्छी तरह ठोक बजाकर उसकी शादी करूँगी और देखती हूँ कि वो शादी कैसे नहीं करेगा। राज की माँ ने गुस्से से तिल मिलाते हुए कहा। अपने माँ बाप की नोक-झोंक देखकर राज ने अपनी माँ से कहा, देखिए माँ, इस बात की क्या गारंटी है कि दूसरी लड़की गंगा जल की तरह पवित्र होगी? पायल सीधी सादी लड़की थी, इसीलिए उसने अपनी सच्चाई बयान कर दी। अगर वह चालाक होती तो सारी बात छुपा जाती। फिर भला आपको या हमें उसके साथ हुए हादसे के बारे में क्या पता चलता? मैंने कहा ना, नाम मत ले उस मनहूस का, जिंदगी तबाह करके रख दी है उसने। मैंने तुझसे कहा है ना कि मैं इस बार अच्छी तरह देखभाल कर अच्छे घराने की लड़की लाऊंगी, बस तू शादी के लिए हाँ कर दे। राज की माँ ने उसे मनाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन राज ने साफ इनकार कर दिया। उसने अपना बैग उठाते हुए कहा, उस बेचारी के साथ तो पहले ही बहुत बड़ा अन्याय हो चुका है। उसकी खुद की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, वह किसी दूसरे को क्या तबाह करेगी? मैं उसे लाख दोषी मानने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा मन उसे दोषी नहीं मानता है। फिलहाल तो मैं अपने आप को उसके परिवार और उसकी बर्बादी की वजह मानता हूँ। इतना कहकर वह बड़ी तेजी के साथ अपने ऑफिस के लिए बाहर निकल गया। उसकी माँ काफ़ी देर तक गुस्से में भन-भनाती रही, लेकिन राज के पिता अपने बेटे के निर्णय पर बहुत खुश थे। उन्हें आज भी अपनी बहू के लिए बहुत दुख था। इधर राज को भी ना जाने क्यों पायल की बहुत याद आ रही थी। उसके पिता की मृत्यु के बाद भी वह एक दो बार उसके घर गया, लेकिन ना जाने क्यों उसे इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कर सके। और फिर धीरे धीरे उन दोनों के बीच फासले बढ़ते चले गए। आज न जाने क्यों उसे फिर से पायल से मिलने का मन कर रहा था। उसकी बहुत याद आ रही थी। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि इस वीकेंड पर वह उससे मिलने जरूर जाएगा। और सचमुच उसने शनिवार की रात अपना बैग पैक किया और अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं ऑफिस से काम से बाहर जा रहा हूँ, सोमवार की सुबह आऊँगा। राज ने अपनी माँ से बेशक बहाना बना दिया था, लेकिन वह अपने पिता से झूठ नहीं कह सका। उसने उन्हें सारी बात बता दी। अपने बेटे की बात सुनकर वह भी बहुत खुश हुए और उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, मुझे तुम्हारी सोच पर नाज है। जिंदगी में बहुत से हादसे होते हैं, उन्हें भूलकर आगे बढ़ जाना ही उचित होता है। और बहू बेचारी तो उस गलती की सजा भुगत रही है जिसमें उसका कोई हाथ ही नहीं है। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम दोनों का घर बस जाए। अपने पिता की बात सुनकर राज ने कुछ नहीं कहा, उनके पैर छुए और घर से निकल गया। दरवाजे की घंटी लगातार बजती चली जा रही थी। पायल और नीलिमा जी दोनों ही घबरा गई थी। इतनी रात में कौन हो सकता है? वैसे भी राकेश जी की मृत्यु के बाद रिश्तेदारियां ना के बराबर ही रह गई थी। तुम रुको, मैं देखती हूँ कि आखिर इतनी रात गए कौन है।
उसकी माँ ने कहा और दरवाजे की ओर बढ़ गई। दरवाजा मत खोलना माँ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चोर उचक्के हो। यह कहते हुए पायल भी अपनी माँ के पीछे पीछे आ गई। लेकिन दरवाजे में बने हुए होल से जब उसने बाहर देखा तो वहाँ राज को पाकर आश्चर्यचकित रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर दोबारा खोल कर देखा। यह तो सचमुच राज था, लेकिन सालों बाद इतनी रात गए, आखिर क्या बात हो सकती है। मन ही मन ऐसा विचार करते हुए उसने दरवाजा खोल दिया। इतनी रात गए आप लोगों को परेशान करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, विजय ने अंदर आते हुए कहा। कुछ पल के लिए तो सारे लोग खामोश रहे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद नीलिमा जी ने राज से कहा, थके होंगे, चलो खाना वाना खा लो और आराम कर लो, बाकी बातें सुबह होगी। आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। खाना मैं रास्ते में खा चुका हूँ। फिलहाल तो मुझे नींद आ रही है और मैं सोऊंगा, राज ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर पायल उसे गेस्ट रूम में ले गई और खुद अपने कमरे में आकर लेट गई। उसके दिलो दिमाग में लगातार यह सवाल चल रहा था कि आखिर इतने बरसों के बाद राज यहाँ कैसे आए हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो उन्हें यहाँ खींच लाई है। पायल के मन में ढेरों सवाल उठ रहे थे। उधर राज भी बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा था कि आखिर वह सुबह क्या बात करेगा, अपने आने की वजह क्या बताएगा। कितना स्वार्थी हो गया था मैं, एक बार भी यह नहीं सोचा कि वक्त और हालात और किस्मत की मारी हुई महिलाएं समाज में अपने आप को कैसे ढाल पाएगी। बरसों पहले जो हादसा पायल के साथ हुआ उसमें उसकी क्या गलती थी। उसने अगर जानबूझकर अपना नैतिक और चरित्र का पतन किया होता वो तो बात और होती। पायल की माँ सोच रही थी कि काश ऐसा हो कि राज अपना फैसला बदल ले और पायल को फिर से अपनी पत्नी का दर्जा देकर वापस अपने घर ले जाए। हे भगवान, काश ऐसा कोई चमत्कार कर दे ताकि मैं भी मरने से पहले अपनी बेटी का घर बसा हुआ देख लूं। सभी अपनी अपनी सोच में डूबे थे। राज उठकर बगीचे में टहल रहा था और प्राकृतिक वातावरण का आनंद ले रहा था। तभी नीलिमा जी चाय लेकर बगीचे में आई। राज ने उनका अभिवादन किया और उनके हाथों से चाय लेकर वहीं रखी कुर्सी पर बैठकर चाय पीने लगा। नीलिमा जी भी खामोश थी और राज की ओर देख रही थी। राज इस बात को अच्छी तरह समझ रहा था कि वह कुछ कहना चाह रही है। हार कर उसने ही खामोशी तोड़ते हुए कहा, और आंटी जी सब ठीक तो है? पायल की तबीयत कैसी रहती है अब? वह अपनी दवाइयाँ तो ले रही है ना? राज की बात सुनकर नीलिमा जी ने एक ठंडी सांस ली और बड़े दुखी स्वर में बोली, बेटा, भगवान जिसकी कदम कदम पर परीक्षाएं ले रहा हो और अपना कहलाने वाला कोई ना हो, वो भला ठीक और खुशहाल कैसे रह सकता है? रहा सवाल दवाइयों का, तो भला हो उस डॉक्टर का जिसने इसे कम से कम इस लायक तो बना दिया कि जिंदा रह सके। उसकी बात सुनकर राज मन ही मन शर्मिंदा हो गया। और तुम कहो बेटा, इतने सालों के बाद तुम्हें हमारी याद कैसे आ गई? तुम्हारे घर वाले सब ठीक तो है? नीलिमा जी ने एक ठंडी सांस लेते हुए राज से पूछा। जी, घर पर सब लोग ठीक है। पिछले कुछ दिनों से मम्मी मेरी शादी के लिए घर में बहुत हंगामा मचाए हुए हैं। रोज रोज की किचकिच से तंग आकर मैंने भी मम्मी से कह दिया कि आप शादी के लिए तैयार हैं। राज की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पायल ने उसकी बात को काटते हुए कहा। वह भी अपनी चाय लेकर बाहर आ रही थी। तभी शायद उसने राज की बातों को सुना और उसकी बात काटते हुए अपनी बात कही, तो शायद आप तलाक के पेपर पर मेरे सिग्नेचर लेना आए हैं। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? पायल ने राज को देखते हुए कहा। नहीं नहीं पायल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सचमुच सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों से मिलने के लिए आया हूँ। आप घबराइए मत, मुझे अब किसी भी बात पर कोई तकलीफ नहीं होती। और वैसे भी आपकी माँ का कहना बिल्कुल सही है। आखिर कब तक आप इस तरह अकेले रहेंगे? आपको शादी कर लेनी चाहिए। पायल ने बिना किसी लाग लपेट के राज से कहा। पायल, राज ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन न जाने क्यों उसकी खुद की आवाज़ उसका साथ नहीं दे रही थी। और वैसे भी अभी तक तो वह खुद भी यह निर्णय कहाँ कर पाया था कि वह पायल के साथ अपना जीवन यापन करेगा या फिर उसे यूं ही छोड़ देगा।
आप पेपर मम्मी को दे दीजिएगा, मैं साइन करके दे दूंगी। पायल ने नजरें नीची करके कहा। इतने बरसों के बाद राज को देखकर उसका सोया हुआ प्यार फिर से हिलोरे लेने लगा था। उसकी आंखों के आगे उसकी शादी की सारी घटनाएं फिर से जीवंत हो उठी थी। वैसे इन सारी बातों के लिए उसने कभी भी राज को दोष नहीं दिया। आखिर राज ने ही तो अपनी ओर से पहल करके उसका ट्रीटमेंट करवाया। डॉक्टरों की काउंसलिंग और उनकी दवाइयों के कारण ही आज कम से कम इस लायक तो है कि वो जी सकती है, कुछ काम कर सकती है, लोगों के बीच में खड़ी हो सकती है। राज और प्रिया की बात सुनकर बेचारी नीलिमा जी का दिल टूट गया। उसकी आशाएं धूमिल हो गई। वह चुपचाप उठकर अंदर कमरे में चली गई। पायल भी अंदर जाने वाली थी, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, राज ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। पायल को जैसे 440 वोल्ट का झटका सा लगा। वह तड़पकर पीछे मुड़ी। राज ने बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ रखा था। पायल राज की नज़रों से की ताब को सह नहीं सकी। उसने नज़रें झुका ली। वह पिघल रही थी। सुबह की ठंडी हवाएं और हवाओं के कारण पायल के लंबे बाल लहराकर बार बार उसके चेहरे को ढक रहे थी। उसका उमड़ता हुआ आंचल लहराकर राज के चेहरे पर आ रहा था। राज अपने चेहरे से साड़ी के आंचल को हटाते हुए आगे बढ़ा और बड़े प्यार से पायल के चेहरे पर घिर आए जुल्फों के काले बादलों को हटाते हुए उसे गौर से देखा। उफ, इतनी खूबसूरती, इतनी मासूमियत लोगों को ये क्यों नज़र नहीं आती? क्यों लोग इसकी सादगी और पवित्रता को नहीं देखकर उसके दामन पर लगे कुछ कीचड़ के छींटों को ही देखते हैं? राज के मन में भी ढेरों सवाल चल रहे थे। पायल राज की आंखों में अपने लिए लहराते प्यार के सागर को देखकर ठगी सी रह गई। उसने मन ही मन कहा, नहीं नहीं, यह उसकी आंखों का भ्रम है। अगर राज सचमुच उससे प्यार करता तो वह इतने सालों तक उसे इस तरह छोड़कर भूल नहीं जाता। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और अपना हाथ छुड़ाते हुए धीरे से बोली, आप अपना जीवन क्यों तबाह कर रहे हैं? आपकी मम्मी जो कहती हैं उनकी बात मान लीजिए। मम्मी तो मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती हैं। राज उसके प्यार के नशे में डूबा हुआ बोला, तो कर लीजिए, मैं आपको रोकूंगी नहीं। पायल ने अपनी आंखों में भर आए आंसुओं को छुपाते हुए कहा, यही सवाल मैं तुमसे करूं तो तुमने क्यों नहीं की? क्या तुम्हें जीवन के इस सफ़र में किसी साथी की ज़रूरत महसूस नहीं होती? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि कोई तो ऐसा होना चाहिए जिसके सीने पर सर रखकर तुम अपनी खुशियाँ, अपने दुख सुख उससे बांट सको? राज ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया था और धीरे धीरे उसके करीब आकर उसके कानों में कहा। पायल के सब्र की हद हो चुकी थी। उसने एक झटके के साथ राज से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, सब मेरी किस्मत में नहीं है राज जी। हाँ, मेरे पापा ने एक बार कोशिश तो की थी कि मेरे दामन में और मेरी ज़िंदगी में खुशियों का अंबार हो, लेकिन नतीजा तो आपके सामने है। मुझ जैसी दुर्भाग्यशाली और अभागन लड़की से भला अब कौन करेगा शादी? इतना कहकर वह अंदर जाने लगी। जाते जाते एक बार रुकी और मुड़कर राज की ओर देखते हुए कड़े स्वर में बोली, शादी तो मुझसे आपने भी की थी, जब तक मेरे जीवन में छाई ग्रहण के बारे में आपको पता नहीं था। आप मुझे चाहते रहे। जैसे ही सच्चाई मालूम चली, दूध में पड़ी मक्खी की तरह आपने मुझे निकाल फेंका। पायल के शब्दों की गर्मी ही बता रही थी कि उसके अंतर्मन में कितना बड़ा ज्वालामुखी छुपा हुआ है। राज ने अपनी नजरें झुका ली। सच ही तो कह रही थी वो। तभी जैसे पायल के ये शब्द उसकी छाती पर और हथौड़े जैसे पड़े। सिर्फ इतना ही नहीं मिस्टर राज, आप मेरे पापा के भी कातिल हैं। अगर आपने उस दिन मेरी माँ से कुछ नहीं बताया होता और मुझे छोड़ देने की कोई और वजह बताई होती तो शायद आज मेरे पापा जीवित होते। इतना कहकर पायल एक झटके से मुड़ी और घर के अंदर चली गई। राज खामोश खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। सच ही तो कह रही थी वह। अगर उसने इतनी जल्दबाजी करते हुए नीलिमा जी से छोड़ने की सही वजह नहीं बताई होती और किसी तरह कोई बहाना बनाकर इस बात को घुमा गया होता तो शायद उसके पिता हृदय गति के रुकने से नहीं मरते।
अंदर किचन में बर्तनों के उठापटक की आवाज आ रही थी। शायद वह अपने मन की बेचैनी इन बर्तनों पर निकाल रही थी। काफी देर तक राज यूं ही बगीचे में बैठा रहा। फिर उसने कुछ विचार किया और एक झटके के साथ खड़ा हुआ। उसे इस बात का एहसास होता है कि बिल्कुल सही कह रही है वह। अब जो भी फैसला लेना है उसे खुद ही लेना होगा। दूसरे ही पल राज के दिल ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पायल को वापस अपने घर ले आऊं और उसे फिर से जलील होना पड़े। तभी उसे अपने पिता की बात याद आई कि घर हो या समाज, पत्नी की इज्जत का सारा दारोमदार उसके पति पर होता है। अगर किसी स्त्री का पति उसका सम्मान करता है तो फिर उस स्त्री का कोई भी अपमान नहीं कर सकता है। अपने पिता की यह बात याद आते ही उसे उसके विचार को संबल मिला। उसे अपने पिता के उस दिन की बात याद आई जब उन्होंने अपनी माँ से कहा था कि यह घटना अगर तुम्हारी बेटी के साथ हुई होती तो तुम क्या उम्मीद करती। यही ना कि उसके ससुराल वाले पिछली सारी बातें भुलाकर उसे अपना ले। बिल्कुल सही कहा था पापा ने। ऐसा क्यों होता है कि दूसरों के लिए हमारी संवेदनाएं खत्म हो जाती है, लेकिन बात जब अपनी या अपने परिवार वालों पर आती है तो हम न्याय और नैतिकता की दुहाई देने लगते हैं। राज के अंतःकरण में संघर्ष चल रहा था और अतत उसने अपने मन में एक दृढ़ निश्चय करके कुछ निर्णय लिया। आज खाने में सब कुछ राज की पसंद का था, होता भी क्यों नहीं। आखिर पायल को उसकी पसंद नापसंद के बारे में मालूम जो था। राज की आदत थी खाना खाने के बाद वह कॉफ़ी जरूर लेता था, लेकिन यहाँ उसे कहते हुए थोड़ी झिझक हो रही थी। अकेले कमरे में बैठे उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था। उसने इधर उधर देखा और फिर हॉल में जाकर बैठ गया और टीवी देखने लगा। लो बेटा तुम्हारी कॉफ़ी। नीलिमा जी ने कॉफ़ी का मग राज की ओर बढ़ाते हुए कहा। लेकिन आपको कैसे पता कि मैं खाना खाने के बाद कॉफ़ी पीता हूँ। राज ने उनके हाथों से कॉफ़ी का मग लेते हुए आश्चर्य से कहा। पायल ने बनाई है। चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान लाते हुए उन्होंने कहा। तो पायल को आज भी मेरी पसंद नापसंद और सभी आदतें याद है। राज को यह बात जानकर बहुत तसल्ली मिली। उसने देखा पायल की माँ बड़े क्रूर भाव से उसकी ओर निर्विमेष दृष्टि से देखे जा रही है। शायद उन्हें अभी भी इस बात की आशा थी कि राज उनकी बेटी को अपने साथ ले जाने की बात करेगा, और राज तो सचमुच बात करना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह बात की शुरुआत कैसे करे। राज बेटा अभी रुकोगे या वापस लौट जाओगे? उस भयानक त्रासद सन्नाटे को तोड़ते हुए नीलिमा जी ने कहा। कल से मेरा ऑफिस है आंटी जी, इसीलिए मुझे वापस जाना ही होगा। आज रात की गाड़ी से मैं वापस लौट जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले यह कहना चाहता हूँ कि यदि आप इजाज़त दें और मेरी गलतियों को अगर आपने माफ़ कर दिया हो तो क्या मैं पायल को अपने साथ ले जा सकता हूँ? राज ने लगभग एक सांस में अपने मन की बात कह दी और उनके जवाब का प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन ये क्या? वह तो अवाक बैठी बिना कुछ कहे एकटक उसे ही देखे जा रही थी। कुछ पल तक जब उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया तो राज ने फिर से उन्हें टोकते हुए कहा। लगता है आपने मुझे अब तक माफ़ नहीं किया है। मैं आपसे वादा करता हूँ आंटी जी कि अब पायल के आत्मसम्मान पर कभी कोई चोट नहीं पहुँचेगी। मैं अपनी पिछली गलतियों के लिए एक बार फिर से माफ़ी मांगता हूँ और उसे अपने साथ ले जाने के लिए आपकी इजाज़त चाहता हूँ। अब की बार नीलिमा जी जोर से हिचकियाँ लेते हुए रो पड़ी, मानो उनके आंखों के आंसुओं का बांध टूट पड़ा हो। उनकी ऐसी हालत देखकर राज थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने देखा वह आगे बढ़ी और अपने कांपते हुए हाथों से उसके सर पर आशीर्वाद देते हुए कहा। मेरे तो कान तरस गए थे बेटा तुम्हारे मुँह से यह सब सुनने के लिए। अब मैं चैन से मर सकूंगी। तुम्हें मालूम नहीं तुमने मुझ दुखियारी पर कितना बड़ा उपकार किया है। उन्हें इस तरह रोता देखकर राज का दिल भी भर आया था। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता उसने देखा अपनी माँ के रोने की आवाज़ सुनकर पायल भी अपने कमरे से निकलकर हॉल में आ गई थी और बड़े आश्चर्य से उन दोनों को देख रही थी। राज ने सोचा इससे बेहतर मौका शायद फिर से दोबारा ना मिले।
वो तेजी से आगे बढ़ा और उसने पायल का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है पायल, सिवाय इसके कि तुम मेरी पिछली गलती को माफ़ कर दो और मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। मैं वादा करता हूँ कि इस बार तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा की पूरी जिम्मेवारी मुझ पर होगी। मैं तुम्हें पूरे मन से अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। पायल वह तो अवाक खड़ी अपने साथ हो रही घटनाओं को देख रही थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह जो देख रही है और जो सुन रही है ये सच है। लेकिन नहीं, सामने रोती हुई उसकी माँ और उसका हाथ पकड़े हुए उसका पति, यह सच है, कोई सपना नहीं। मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। तुम्हारा जो भी निर्णय होगा मुझे खुशी खुशी स्वीकार है। जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हो सका। उस बात के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। राज की बात सुनकर मानो उसकी तंद्रा टूटी। उसने धीरे से राज के हाथों से अपना हाथ छुड़ाया और एक ठंडी सांस लेकर नज़रें झुका ली। राज उसके जवाब की प्रतीक्षा में उसके सामने खड़ा था। देखो पायल, अगर तुम्हारे मन में कोई शंका है तो तुम उसे अपने मन से निकाल दो। यदि मेरे मन में कोई ऐसी वैसी बात होती तो मैं तुमसे मिलने हरगिज नहीं आता। सच कहूँ तो तुमसे दूर होने के बाद इतने वक्त तक मैं खुद को भी तोल रहा था कि क्या मैं तुम्हारे लायक हूँ। इतना कहते कहते राज के शब्द भी आर्द्र हो चले थे और पायल को तो ऐसा लग रहा था मानो काटो तो खून नहीं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने सालों के बाद राज उसे सम्मान के साथ लेने आया है। उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए राज से कहा, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? इसमें भला आपकी क्या गलती है? उल्टे मैं तो आपकी एहसानमंद हूँ कि अगर आपने डॉक्टर शिल्पी से मेरा इलाज नहीं करवाया होता और मैं इनके संपर्क में नहीं आई होती तो मैं डिप्रेशन में आकर मैंने सुसाइड कर लिया होता। लेकिन अब देख बेटी, बहुत मुश्किल से खुशियाँ हमारे घर का रास्ता ढूंढते हुए हमारे दरवाजे तक आई है। अब तू अंदर से दरवाज़ा बंद मत करना, हाँ कर दे बेटा और अपने पति के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर। तेरी खुशहाल गृहस्थी देखने के बाद मैं चैन से मर सकूंगी और ऊपर जाकर तेरे पापा को बता सकूंगी कि हमारी बिटिया का घर बस चुका है और वह बहुत खुश है। नीलिमा जी अपनी बेटी का हाथ राज के हाथों में देने की कोशिश करने लगी। उनकी आंखों से अनवरत आंसू बह रहे थे, गला रुंध गया था। वो इस बहुमूल्य मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। कहीं ऐसा ना हो कि राज का मन बदल जाए। नहीं नहीं, मैं ऐसा किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बेटी को मना लूंगी, नीलिमा जी मन ही मन सोच रही थी। राज ने अपनी बात कह दी। उसने फैसला पायल के ऊपर ही छोड़ दिया था। वो खामोशी से उसके चेहरे की ओर देखे जा रहा था, लेकिन इन सारी बातों से बेखबर। तो पायल अभी भी अपने विचारों के भंवर में फंसी हुई थी। उसके कानों में आज भी राज की माँ की बातें गूंज रही थी। पायल असमंजस में पड़ जाती है कि वह क्या करे। वो इस बात को अच्छी तरह जान रही थी कि उसकी सास कभी उसे स्वीकार नहीं करेगी। एक बार तो बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन अब शायद दोबारा ऐसा नहीं कर पाऊंगी। और फिर मेरे जाने के बाद माँ का क्या होगा? नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। भगवान की कृपा से छोटी सी नौकरी में भोजन की व्यवस्था हो जा रही है और मैं माँ की देखभाल भी कर पा रही हूँ। वहाँ जाकर फिर से दिन रात की वही चिक चिक, वही ताने उल्हाने, नहीं नहीं, अब मैं यह सब दोबारा नहीं सह पाऊंगी। पायल ने मन ही मन ऐसा सोचते हुए राज के हाथों से अपना हाथ खींच लिया और रूखे स्वर में बोली, मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि इस बात को आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि आपके परिवार वाले मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप अपने परिवार से दूर हो जाए। यह तुम कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो? होश में आओ। भगवान ने एक बार फिर से मौका दिया है ताकि तुम्हारी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू हो सके। पायल की मां ने उसे झिंझोड़ कर कहा। अपनी बेटी की बात सुनकर वह घबरा गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि वह राज के साथ जाने से इनकार कर दे।
मेरी फिक्र मत करो माँ। वैसे भी मैं बहुत सोचने के बाद यह निर्णय ले रही हूँ। मैं इस बात को अच्छी तरह जानती हूँ कि इनकी माँ कभी मुझे बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। आज मैं इनकी बातों में आकर इनके साथ चली गई और फिर से मेरे साथ वही सब हुआ तो मैं क्या करूँगी। उसकी बात सुनकर राज ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने तुम्हें अपनाने का निर्णय लिया है तो बहुत सोच समझ कर लिया है। वैसे भी मेरे इस फैसले में पापा मेरे साथ हैं, लेकिन राज मेरी यहाँ नौकरी है और मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकती हूँ। क्या पता कल को परिस्थितियाँ फिर से बदल जाए और उसके बाद मेरे पास कोई काम भी ना हो, फिर मैं क्या करूँगी। मेरा और मेरी माँ का क्या होगा। पायल ने अपनी बात रखते हुए कहा, देखो फिलहाल तुम्हें नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले लो। मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी अपना ट्रांसफ़र यहीं ले लूँ, फिर तो कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ रहने के लिए घर है ही और फिर हम सभी साथ रहेंगे। राज ने आगे बढ़कर पायल का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। राज की बातों में इतनी दृढ़ता देखकर वह भी सोच में पड़ गई। वहीं दूसरी ओर नीलिमा जी तो खुशी से झूम उठी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मन ही मन उसे भगवान का धन्यवाद किया। अब सोच क्या रही है बेटी, जल्दी जा और अपनी पैकिंग कर ले, नीलिमा जी ने खुशी से कांपते शब्दों में कहा। पायल ने एक बार फिर से राज की आंखों में देखा, जहां उसे अपने लिए सिर्फ प्यार ही नजर आया। और वैसे भी अब वह पहले वाली पायल नहीं रह गई थी। बदकिस्मती के थपेड़े झेलते झेलते और अच्छी तरह अपना ट्रीटमेंट करवाने के बाद वह अब मजबूत हो गई थी। उसने एक ठंडी सांस ली और कमरे में चली गई अपना सामान पैक करने के लिए। और फिर कुछ देर बाद वे दोनों माँ का आशीर्वाद लेकर घर से निकल पड़े। राज ने अपने पापा को फ़ोन करके सारी बात बता दी थी। अब आगे क्या होगा, क्या राज की माँ पायल को अपनाएगी, पायल के जीवन में आगे क्या होने वाला है, और उधर निक्की का क्या होगा, निक्की के जीवन में क्या उथल पुथल चल रही है। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले भाग में। धन्यवाद दोस्तों।